अभी तक हम लोगों ने पॉलीमर्स को अप्रॉक्सीमेटली 95% टॉपिक्स को कवर कर लिया है। यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स बचे हुए जो कि स्टार्टिंग में अगर मैं आपको पढ़ाता तो वहाँ पर फील नहीं आती, तो दैट इज़ द रीज़न कुछ ऐसे टॉपिक्स को मैंने छोड़ रखे थे जो कि आपको लास्ट में पढ़ाना चाहिए था। तो यहाँ पर आज एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, और यू कैन से क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो हेडिंग लगा सकते हो। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हम लोग पॉलीमर्स को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, मतलब कि पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में किस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है उसकी बेसिस पे पॉलीमर्स को क्लासीफाई करेंगे। उसकी बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें इलास्टोमर्स आते हैं, फाइबर्स आते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और थर्मोसेटिंग होती है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इलास्टोमर एंड फाइबर्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो हमारे पास जो क्लासिफिकेशंस में बात कर रहे हैं वहाँ पर बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पर, उसमें से जो सबसे पहला हमारे पास पॉलीमर है वो हमारे पास क्या है, इलास्टोमर्स क्या होते हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं। अब इलास्टोमर को समझने से पहले देखो कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, धीरे धीरे इसको समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कोई पूछता है इलास्टोमर्स क्या होते हैं, तो इलास्टोमर्स यार कुछ नहीं होते हैं, ये एक रबर होते हैं, रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताओगे, दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स, रबर लाइक सॉलिड, ठीक है। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, रबर लाइक सॉलिड होते हैं। इलास्टोमर दिमाग में रहे, इलास्टोमर्स रबर होते हैं, और रबर तो जानते ही हो, रबर देखा ना सर, रबर, ठीक है। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स होते हैं। हमने कहा कि ये तो हो गया, हैविंग इट हैज़, इस तरह इसको अलग पॉइंट में लिख दो, इट हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। रबर्स जो होते हैं, मतलब ये इलास्टोमर्स होते हैं, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी कुछ नहीं यार, कि मतलब कि एक तरीके से तनने की क्षमता समझते हो, खींचने की क्षमता, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रेचिंग टेंडेंसी, अब ये क्या मतलब समझना। अब यहाँ पर ये मतलब समझना, स्ट्रेचिंग टेंडेंसी क्या होती है। हमने कहा कि ये जो हमारे पास होते हैं ना, कि ये जो हमारे इलास्टोमर्स होते हैं उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। हमने ये इलास्टिक प्रॉपर्टी तो होती है, बहुत अच्छी बात है। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेच कर सके इसको। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि ये मेरे पास क्या है, ये देख सकते हो हमारे पास एक स्प्रिंग है। अगर इस स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच कर पा रहे हैं, ऐसे देख सकते हो, फिर इसको मैं छोड़ूंगा तो दोबारा से अपने शेप को रिगेन कर ले रहा है। मतलब कि जब इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच हो रहा है, जब इसको मैं दोबारा छोड़ रहा हूँ तो क्या कर रहा है, ये अपनी पोजीशंस को रिगेन कर ले रहा है, वापस से अपनी पोजीशंस को वही ले रहा है जो कि पहले इसकी थी, ओरिजिनल हमारे पास साइज थी। कहने का क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो भी इलास्टोमर्स होते हैं इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी इन द सेंस उसके अंदर स्ट्रेचिंग टेंडेंसी होती है, उसके अंदर तनने की क्षमता, जो उसके अंदर स्ट्रेच होने की क्षमता होती है। अब दूसरी बात कि पहला तो बात ये समझ में है कि ये रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि इनके अंदर ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी तो आई, बहुत अच्छी बात है। अब इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का रीजंस क्या हुआ कि इतने आसानी से स्ट्रेच क्यों हो जा रहे थे। तो इसका रीजंस क्या बताओगे, तो इसका रीज़न देखो यहाँ पर बता रहे हैं। इसका रीज़न मैं नीचे लिख रहा हूँ कि इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ आई क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। मैंने क्या बताया कि इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज आई क्यों, क्योंकि यहाँ पर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्यों आई, तो इट हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टी इन विच
पॉलीमेरिक चेन्स, पॉलीमेरिक चेन्स इन विच पॉलीमेरिक चेन्स, यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं, इन विच पॉलीमेरिक चेन्स आर joined together by weak intermolecular force of attractions, by weak intermolecular force of attractions, that is ये किसका सिंबल है, दैट इज को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या बताया कि यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है इलास्टोमर्स में, तो रीजंस क्या बताओगे, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। उस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस में भी कौन सी अट्रैक्शन, तो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या रीजन बताओगे, वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पर पूरा नाम लिख लेना, फोर्स। तो यहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्स काम कर रहे होते, कहाँ पर सर, इलास्टोमर्स में। मैंने कहा इलास्टोमर्स में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, मैंने यहाँ फिर से बताया कि इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है उसका सबसे बड़ा जो रीजंस है कि यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में, मैंने क्या बताया कि इन बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन्स क्या होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग स्ट्रेच कर पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि इलास्टोमर्स जो होते हैं रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं, जिसमें पॉलीमेरिक चेन्स जो होते हैं, पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, इनके अंदर क्या होता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर लाइट जा चुका है, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर से थोड़ा सा मैनेज करते हैं। ठीक है सर, तो आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो पहली बात तो आपसे पेपर में अगर पूछता है कि इलास्टोमर्स में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से होती हैं, इसको स्ट्रेच हम लोग क्यों कर पाते हैं, तो रीज़न क्या बताओगे, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात उसको हम लोग खींच पा रहे होंगे। अब दूसरी बात हमने कहा कि हमने क्या किया, देखो ये जो हमारे पास था, ये जो मेरे पास क्या था, ये स्प्रिंग थी। अगर इस स्प्रिंग को मैं इस तरीके से स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच करने के बाद देखोगे दोबारा मैं छोड़ता हूँ तो अपने पोजीशंस को रिगेन कर लेता, अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। हमने कि देखो ये मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखो स्ट्रेच किया, इस स्ट्रेचिंग टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब स्ट्रेच करने के बाद इसको दोबारा इसको मैंने देखो छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद इसने अपनी पोजीशंस को दोबारा से रिगेन कर लिया। हमने कि ये जो रिगेन कर लिया, रिगेन क्यों किया, तो यहाँ पर क्या रीज़न बताए जाते हैं, तो इसमें क्या होती है कि पॉलीमेरिक चेन्स तो स्ट्रेच हो गई आराम से, मतलब कि इसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी थी। हमने एक रीज़न क्या बताओगे, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो पॉलीमेरिक चेन्स होते हैं, मतलब कि जो पॉलीमर्स होते हैं, ये जो इलास्टोमर्स होते हैं, क्या इलास्टोमर्स जो होते हैं, इलास्टोमर्स जो होते हैं, इलास्टोमर्स क्या करते हैं, शेप एंड साइज को, शेप एंड साइज को रिगेन कर लेते हैं, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या बोलते हैं, तो क्या बताओगे, इलास्टोमर्स क्या करते हैं, शेप एंड साइज को रिगेन कर लेते हैं। रीजन क्या बताओगे, रीजन्स। तो यहाँ पर रीजन क्या बताओगे सर, रीजन्स। तो यहाँ पर रीजन बताओगे यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट बताना चाहोगे सर, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट। यहाँ पर क्या होती है मेरे पास, फ्यू क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, फ्यू क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू क्रॉस लिंकिंग क्या करते हैं, वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ी सी लाइट जा चुकी है तो मैंने इसको थोड़ा सा कर रखा, ठीक
चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी आई होप। तो मैंने क्या क्या बताया, पहला कि जो इलास्टोमर्स होते हैं वो रबर होते हैं, रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं। इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी, जैसा कि इस नाम से पता चला इलास्टोमर्स, दैट मीन्स कि इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि स्ट्रेचिंग टेंडेंसी, स्ट्रेच करेंगे हम लोग। लेकिन जब स्ट्रेच करोगे तो ऐसा भी तो होगा, स्ट्रेच करने के बाद उसको छोड़ोगे भी, जब स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो अपनी शेप एंड साइज को रिगेन करना चाहिए। तो हमने इलास्टिक प्रॉपर्टी का रीजन बताओगे वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और छोड़ने के बाद अगर दोबारा अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेते हैं उसका रीजन क्या बताओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू क्रॉस लिंकिंग। समझ में आती है? तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो पहले इतनी बातें नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब दूसरी बात आती है कि सर यहाँ पर इलास्टोमर्स जो होते हैं, इसमें भी दो टाइप्स की चीज़ें हो गई। इलास्टोमर्स में हमारे पास क्या जाएंगे, यहाँ पर इलास्टोमर में फिर से हमारे पास दो क्लासिफिकेशन, अगर कह दो कि क्लासिफिकेशन करना चाहते हो कह दो, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही कर लो। हमने इलास्टोमर्स को फिर से दो पार्ट में क्लासीफाई किए गए, अगर ऐसा करना है तो कर लो, बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। इलास्टोमर्स को दो पार्ट में फर्दर अगर क्लासीफाई करोगे तो एक तो आएगा नेचुरल हमारे पास रबर, क्योंकि देखो इलास्टोमर्स रबर होते हैं, मैंने स्टार्टिंग बताया इलास्टोमर्स क्या होते हैं, रबर होते हैं। तो यहाँ पर पहला तो आता है नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर आता है। और दूसरा आता है हमारे पास क्या होता है, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर आता है। ये बात समझ में आती है सर? ऑब्वियसली समझ में आ रही होगी। अब दूसरी मज़े की बात, तो खैर लाइट आ चुकी है तो अच्छी बात है सर, थोड़ी ब्राइटनेस को कम करते हैं। ओके, आई थिंक इट्स बेटर। तो यहाँ पर देखो समझ में इतनी तो आ गई, नेचुरल रबर और दूसरा सिंथेटिक रबर। क्योंकि इलास्टोमर्स क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, ये रबर होते हैं, ठीक। हमने क्या बताया कि ये जो नेचुरल रबर आपने बात करी, नेचुरल रबर में आपको एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक मेरे पास क्या आता है कि नेचुरल रबर में जो आते हैं, यहाँ पर हमारे पास पहली बात तो कि नेचुरल रबर में जो होता है कि नेचुरल रबर में दो चीज़ें आती हैं। एक तो नेचुरल पॉलीमर्स में, मतलब कि नेचुरल रबर में क्या आता है हमारे पास, एक सिस पॉलीआइसोप्रीन आता है। नेचुरल रबर में पास क्या होता है, सिस पॉलीआइसोप्रीन, ये नेचुरल रबर है, सिस पॉलीआइसोप्रीन, आइसोप्रीन, ये क्या है, एक नेचुरल रबर है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर अगर ट्रांस आइसोप्रीन, देखो नेचुरल रबर में ही आता है, हमने कि इसमें बात करते हैं ट्रांस आइसोप्रीन, ठीक है, ट्रांस आइसोप्रीन की बात करेंगे। ट्रांस आइसोप्रीन की बात करेंगे तो सर इसको तो नेचुरल रबर कहते हैं, सिस वाले को नेचुरल रबर, ठीक है। हमने कि यहाँ पर ट्रांस आइसोप्रीन की बात करेंगे तो ये भी नेचुरल रबर में आता है, मगर जब ट्रांस आइसोप्रीन होता है तो उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, गुट्टा पर्चा। क्या बोलते हैं, गुट्टा पर्चा। अब इस गुट्टा पर्चा का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, इस गुट्टे पर्चे का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, तो इसका इस्तेमाल करा जाता है जो दांत हमारे क्या हो जाते हैं, जब टीथ जो होते हैं, टीथ दांतों में सड़न हो जाती ना, सड़ने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, मम्मियों को देखा होगा ना, ये फिर आपने भी हो सकता करवाया होगा, वहाँ पे रूट कैनाल करवा रहे होते हैं, मतलब कि दांत जहाँ पर बेकार हो जाते हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स की फिलिंग करवाते हैं, जिससे क्या हो कि फर्दर बैक्टीरिया वहाँ पर क्या करें, उसको बेकार और ना करें। तो वहाँ पर क्या करते हैं, गुट्टा पर्चा का इस्तेमाल हम लोग रूट कैनाल में करते हैं, RCT में करते हैं। RCT का मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में करते हैं। जब दांत खराब हो जाते हैं तो वहाँ पर गुट्टा पर्चा जो होता है एज आ फिलिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करता है। गुट्टा पर्चा टीथ में एज आ फिलिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें मैंने क्या बताया, RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करे जाते हैं, जो कि मैंने क्या था, ट्रांस आइसोप्रीन होता है। ट्रांस आइसोप्रीन जो है पॉलीमर है, कैसा पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है सर, आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सिंथेटिक रबर की, तो सिंथेटिक रबर में हमारे पास क्या क्या आते हैं, यहाँ पर आता है ब्यूना एस आता है, ब्यूना एस आता है, और यहाँ पर ब्यूना यहाँ पर क्या आता है, ब्यूना एन आता है। और जो हमारे तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, नियोप्रीन आती है, नियोप्रीन आती है। अब ये सारी बेसिक्स बातें मैंने ऑलरेडी यार कवर कर रखी हैं,
अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आपने देखो मैंने इसलिए कहा कि इस लेक्चर्स को मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता था कि ब्यूना एस ब्यूना एन सारी चीज़ें पहले आएंगी, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर कर रखी हैं, सो दैट आपको ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे यही नहीं पता कि ब्यूना एस ब्यूना एन क्या होता है। दैट इज़ द रीज़न इन सारे ब्यूना एस ब्यूना एन नियोप्रीन, इन सारी बेसिक्स पार्ट को मैंने पहले ही कवर कर रखा था। नहीं देखा तो सर देख लेना, उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ आपको समझ में आता है वहाँ देख लेना, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो होते हैं ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं क्या, नहीं, कोपॉलीमर्स होते हैं। ऐसा क्यों, कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर कोपॉलीमर बनता है। ब्यूनास में देखो ब्यूट 1,3 डाइईन है और इसका मतलब यहाँ पर स्टाइरीन है, यहाँ पर ब्यूट 1,3 डाइईन है और यहाँ पर नाइट्राइल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, यहाँ पर दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, जब दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। तो ये जो ब्यूनास ब्यूनान ये कोपॉलीमर है, ठीक है। यहाँ पर एडिशन पॉलीमर में कोपॉलीमर, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कुछ रिलीज नहीं होता तो ये एडिशन पॉलीमर में कोपॉलीमर है। नियोप्रीन भी क्या है, होमोपॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही टाइप का मोनोमेरिक यूनिट्स होता है। यहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन होता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो जाके देख लेना। स्टिल कोई प्रॉब्लम्स लगता है तो बताना जरूर, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। तो ये एक होमोपॉलीमर होता है। क्या होता है, एक होमोपॉलीमर्स होता है, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने जाना कि इलास्टोमर्स में अगर हमसे कोई पूछता है कि शेप एंड साइज को रिगेन करने का कारण क्या होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री क्रॉस लिंकिंग, तो क्रॉस लिंकिंग भी मैंने समझा रखा था। यहाँ पर एग्जाम्पल कोई पूछता है इलास्टोमर का, तो आपके पास सिस पॉलीआइसोप्रीन, गुट्टा पर्चा। यहाँ पर गुट्टा पर्चा का इस्तेमाल एक हम लोग क्या करते हैं, जो टूथ डिके होता है, टूथ डिके जब हो रही थी तो वहाँ पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, एज अ फिलिंग मटेरियल के तौर पर हम लोग गुट्टा पर्चा का इस्तेमाल करते हैं। और सिंथेटिक रबर की बात करेंगे, इसी में इलास्टोमर में आएगा ब्यूना एस ब्यूना एन, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नियोप्रीन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो इलास्टोमर के में दिमाग में दूसरी बात रखना कि इलास्टोमर में सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ध्यान रखना, इलास्टोमर्स में सबसे घटिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स। पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में सबसे वाहियात, सबसे घटिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। दैट इज द रीजन्स कि यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर स्ट्रेचिंग टेंडेंसी या इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ठीक है, आई होप कि इलास्टोमर समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं हम लोग किसको, फाइबर्स के बारे में। नाउ सेकंड बात करते हैं हम लोग फाइबर्स की। तो कोई पूछता है फाइबर्स क्या होते हैं, नाम सुना कभी? फाइबर्स देखो यहाँ पर क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं ना, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स का क्या मतलब होता है, थ्रेड मतलब समझते हो धागा, सेवई देखा ना, सेवई खाया ना सेवई, तो वहाँ पर जो सेवई जैसे चीज़ें होती है वहाँ पर थ्रेड, जैसे कहने का मतलब कि फाइबर्स जैसी चीज़ें निकलती है, रेशे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइबर्स का मतलब होता है रेशे। क्या होता है, रेशे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखे होंगे ना, रेशे निकल जा रहे होते हैं, तो चीज़ें, इसका मतलब फाइबर्स का मतलब होता है रेशे। मतलब इसको फाइबर्स कोई पूछे तो फाइबर्स होते क्या, तो ये फाइबर्स जो होते हैं ये थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड्स या पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जो समझ में वो बोल दो, पॉलीमर्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में, जिनमें पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई पूछता है फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स आर thread forming solids in which यहाँ पर क्या होगा, in which there is strong, there is quite strong intermolecular force of attractions, quite strong intermolecular force of attractions, force of
अट्रैक्शंस। अब कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी दिमाग में होना चाहिए। पहला बात तो ये कि भैया कि फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं कि जिसमें कि पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ, कैसे हम पहचानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ फॉर्म हो रही होती है जहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है फ़ोन के साथ कनेक्टेड होता है। फ़ोन के साथ मतलब जिस प्रकार से आप फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो, दिन भर लगे रहते हो फ़ोन में, उसी प्रकार से कोई पूछता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पाई जाती है, तो कह देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहाँ पाई जाती है, वहाँ फॉर्म होती है जहाँ पर हाइड्रोजन जो है फ़ोन से कनेक्टेड होता है। फ़ोन मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन से कनेक्टेड होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस हो रही होती है। ये एक इन जनरल बातें हैं। हमने एक उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर साथ ही साथ क्या होता है कि डाइपोल इंट्रैक्शंस, डाइपोल इंट्रैक्शंस होती है। ये बात समझ में आती है सर। इसी को हम लोग डीडी इंट्रैक्शंस के नाम से भी जानते हैं। डीडी इंट्रैक्शंस का मतलब कि डाइपोल इंट्रैक्शंस। कोई पूछते कि डाइपोल इंट्रैक्शन का मतलब कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, डाइपोल इंट्रैक्शन। तो कोई पूछता है कि डाइपोल इंट्रैक्शंस कहाँ लग रहे होते हैं, तो जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, हमने कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस काम कर रहा होगा। तो जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस काम कर रहा होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, हमने कि ये क्या है, ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है। हमने कहा कि ये जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेंगे, डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो दिमाग में रखना, पहला मैंने तो ये बताया कि जो फाइबर्स होते हैं थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, और जबकि इलास्टोमर्स में वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर से सुन लो, इलास्टोमर्स में सबसे घटिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जबकि फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स। ये बात समझ में आ गई? आई होप यार यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। अब उस स्मॉल इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने कौन से एग्जांपल बताए, पहला तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया, ये बात समझ में। दूसरा मैंने क्या बताया सर, जस्ट वेट अ मिनट, कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया कि डाइपोल इंट्रैक्शन। ध्यान से देखो, डाइपोल इंट्रैक्शन, मैंने कहा कि डाइपोल इंट्रैक्शन को हम लोग डीडी इंट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो यहाँ तक तो बातें समझ में। दूसरी मजे की बात कि यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में, फिर से देख लो, पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। Just because of that strong intermolecular force of attractions, पॉलीमेरिक चेन्स आपस में क्लोज आएंगी। अब यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन्स अगर क्लोज आएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, इन पॉलीमेरिक चेन्स की पैकिंग अच्छी खासी होगी। अगर जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, अगर पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में पैकिंग अच्छी खासी होगी, इसका मतलब क्या होगा, इनमें क्या होगा, क्रिस्टलाइन नेचर्स होता है। तो मैंने क्या बताया, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पूरा नाम लिख लेना, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स
क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स, इनका कैसा नेचर होता है, इट हैज़ क्रिस्टलाइन नेचर्स। इसकी कैसी नेचर्स होती है, क्रिस्टलाइन नेचर्स। अब सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो पता ही होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड स्टेट में भाई साहब पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा होगा तो बता देना मुझे। हमने यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है। किसका होता है सर, फाइबर्स का। वाई फाइबर्स हैव क्रिस्टलाइन नेचर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण फाइबर पजेस क्रिस्टलाइन नेचर्स। मैंने क्या बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स फाइबर पजेस क्रिस्टलाइन नेचर्स। ठीक है सर, पहली पॉइंट्स, मतलब बहुत सारी पॉइंट जानी अभी तक आपने। इनकी क्या होती है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं ये। थ्रेड फॉर्मिंग, थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। दूसरी मजे की बात, यहाँ तक तो सारी बात समझ में आ गई। अब दूसरी मजे की बात यहाँ पर क्या बताओगे सर, मजे की बात तो सारी ही है कि यहाँ पर पहली बात तो कि अगर मॉलिक्यूल्स पास में, पॉलीमेरिक चेन्स आपस में पास में आ गई तो जाहिर सी बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या बताओगे, इट पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो आपको समझ में वो लिख लो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आई। मैंने क्या क्या बताई कि ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इट पजेस, ठीक है, इट पजेस क्या करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स। पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनके पास क्रिस्टलाइन नेचर्स हो जाता है और इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती है। बात करेंगे दूसरी वाली जो हम लोग ने अभी तक यहाँ पर बात करा, किसमें, फाइबर्स में। तो मतलब फाइबर्स नहीं, इलास्टोमर्स में। तो इलास्टोमर्स में क्या होता है, यहाँ पर एमॉर्फस नेचर्स होता है। इसमें क्या होता है, एमॉर्फस नेचर होता है। एमॉर्फस नेचर क्यों होता है, एमॉर्फस नेचर होने के कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। इलास्टोमर्स में वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, तो मैंने जो बताया तो ये भी नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर क्या होता है, एमॉर्फस नेचर्स होता है, ये एमॉर्फस सॉलिड्स भी से कह रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई कि फाइबर्स क्या होते हैं। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपके फाइबर्स में आएंगे, पहली बात तो यहाँ पर पॉलीएमाइड्स आएंगे। यहाँ पर नायलॉन 6 की बात करेंगे, नायलॉन 6 की बात करेंगे। नायलॉन 6 क्या है, एक पॉलीएमाइड्स है। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे यहाँ पर तो मेरे पास क्या आता है, टेरिलीन आता है, टेरिलीन आता है। ठीक है, इसी को हम लोग डेक्रॉन भी कहते हैं। और दूसरी मजे की बात, इसी को हम लोग पेट कहते हैं। पेट बॉटल्स नाम सुने होंगे, पेट कहते हैं। पेट का मतलब क्या होता, ठीक है, सिर्फ पेट भी कहते हैं। पेट का मतलब पॉलीथाइलिन टेरिजेंथेट कहते हैं। ठीक है, किसको, टेरिलीन या फिर डेक्रॉन को पेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो टेरिलीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीएस्टर होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीएस्टर होते हैं। अब ये मत पूछना कि पॉलीएस्टर क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं
लेक्चर्स को लेंदी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी बेसिक तो कवर करे हैं। पॉलिएस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, क्योंकि सारी बेसिक बातें मैंने जब कर रखी है तो फिर टाइम वेस्ट करना यहाँ पर तो फिर बेवकूफ़ी होगी। तो मैं लिंक दे दूंगा सर, बिल्कुल जाके देख लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे फाइबर्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो एनसीईआरटी में रिटन है तो भैया वही पूछेंगे आपसे, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, सिंपली जो मैं कह रहा हूँ उतना प्रैक्टिस करो। पॉलीएमाइड्स में नायलॉन 6 क्योंकि यहाँ पर एमाइड लिंकेज होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, एमाइड लिंकेज होती है, C डबल बॉन्ड O, इधर की साइड भी NH और इधर की साइड भी ऐसा, तो यहाँ पर एमाइड लिंकेज हो रही होती है, इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको पॉलीएमाइड्स कहते हैं। और यहाँ पर पॉलीएस्टर में क्या हो रहा होता है, पॉलीएस्टर में कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या होता है ऑक्सीजन, इधर पे ये एस्टर लिंकेज होता है और यहाँ पर एमाइड लिंकेज होता है, इसीलिए इसको पॉलीएमाइड्स कहते हैं और इसको टेरिलिन कहते हैं, डाइक्रोन के नाम से भी जानते हैं और पेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल थे आपके सामने जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है सर। तो अच्छी बात थी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बात करते हैं या फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ मूव करते, दैट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब नेक्स्ट जो देखो हमारे जो सामने है वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑलरेडी आपको पता होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, और सेटिंग का मतलब किसी चीज़ का जम जाना। तो मतलब कि जब किसी चीज़ को हम लोग हीट कर रहे हैं वो चीज़ जम जा रही, मतलब कि क्या कर रहा है, वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है। मतलब किसी चीज़ को हीट करने पर अगर वो चीज़ सॉलिडिफाई हो जाए या रिजिड हो जाए या हार्ड हो जाए, इसका मतलब वो क्या होगा, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होगा। तो देखो नाम से भी बहुत कुछ पता चला, थर्मोसेटिंग, थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब क्या होता है हीट। थर्मस सुना ना, तो थर्मस में क्या करते हो, कुछ चीज़ गर्म है उसको गर्म ही रहने देते हो, कोई चीज़ ठंडी है ठंडी रहती हो, वो बात की बात है कि हमेशा नहीं रहती, बट काम क्या होता है, थर्म का मतलब क्या होता है हीट। तो यहाँ पर थर्म का मतलब क्या होता है हीट, सेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का मतलब कि ऐसा पॉलीमर जिसको हीट करोगे और वो सेट हो जाए। सही बात है यार, ध्यान से देखो, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर जिसको हीट करने पर वो पॉलीमर सेट हो जाए। सेट होने का मतलब वो पॉलीमर सॉलिडिफाई हो जाए, एक जगह पर मतलब फर्मली क्या हो, स्टैंड हो जाए, हम उसे क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो यार बहुत आसान है, इसकी डिफरेंस को देखते हैं। दूसरी बात, थर्मोप्लास्टिक क्या होंगे, मतलब कि इसको याद करने के लिए कैसे समझोगे, देखो थर्मोप्लास्टिक, पानी देखा ना, पानी से बर्फ बनाया, अब बर्फ को समझ लो एक पॉलीमर है। अब आपको पता है कि बर्फ को जब हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा। बर्फ को जब हीट दोगे तो लिक्विफाई हो जाएगा, और जब उसको हम दोबारा अगर हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे होंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। मतलब समझो, एक देखो मेरे पास क्या था, वाटर था, हमने कि वाटर था वो बर्फ़ बन गया, हमने कि बर्फ़ को अगर आप हीट करते हो तो आपको पता है कि फिर से वो लिक्विड बन जाएगा। अब उसी लिक्विड को अगर हम दोबारा से क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो कूल करने से क्या हो जाएगा, वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर थर्मोप्लास्टिक को समझना है, डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना, तो बर्फ़ का एग्जाम्पल ले लेना। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर तो भाई साहब नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कि हीट देने से कोई चीज़ अगर सेट हो जाए, हीट देने से अगर कोई चीज़ सेट हो जाए तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। और दूसरी बात क्या, और डेफिनेशन देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगी, सब चीज़ लिख रखा है तो टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिख रखे हैं कि कोई पूछता है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ क्या बताओगे आप, तो यहाँ बताओगे कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, इट बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग। मैंने क्या बताया, देखो टेम्परेचर देने पर, थर्म का मतलब क्या था, हीट करने पर वो सेट हो जाए, सेट होने का मतलब ही तो हो गया वो हार्ड हो गई या रिजिड हो गई या टफ हो गए। कोई बोलता है हार्ड, कोई बोलता है रिजिड, मतलब तो एक ही है ना सर। तो हमने कहा क्या बोला कि अगर कोई पूछता थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हीट कर दें तो वो क्या करते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकम्स हार्ड। मैंने क्या बोला, इट बिकम्स हार्ड, ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। कब, हीट करने पर। इट बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग, हीट करने पर ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं या रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं।
दूसरी मजे बात, हमने कि पेपर में पूछेगा कि भैया बताओ ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं ये हार्ड क्यों हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हीट करने पर हार्ड तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन रीज़न पूछेगा कि हार्ड क्यों हो जाता है, तो रीज़न क्या बताओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। एक्सटेंसिव का मतलब होता है ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग और ज़्यादा ब्रांचिंग के कारण क्या हो जाती है, यहाँ पर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो कोई पेपर में पूछता है, बाय द वे आता है कि बताओ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हीट करने पर हार्ड क्यों हो जाते हैं, सेट क्यों हो जाते हैं, तो रीज़न क्या बताओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग के कारण। दूसरी मजे की बात, मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि आपके जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में आपको पता है कि बेकेलाइट इस्तेमाल करा जाता है। आपको पता है कि प्रेशर कुकर भैया इतना गर्म हो जाता है, उसके बाद भी जो हमारे पास प्रेशर कुकर की जो हैंडल्स होती हैं क्या वो पिघल जाती है। प्रेशर कुकर के ऊपर देखो ब्लैक कलर की कुछ पॉलीमर्स इस्तेमाल करा था, क्या वो पिघल जाता, नहीं। इसका मतलब कि वो जो पॉलीमर्स है वो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर, वो एक बेकेलाइट है। वहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो हमारे पास वहाँ कुकर्स में लगा देखोगे वो टूट तो जाएगा, वो एक ब्रिटल का मतलब क्या होता है, अगर उसको गिरा दोगे, पटक दोगे, हथौड़ों से मारोगे तो वो टूट जाता है, मगर क्या वो स्ट्रेच हो रहा होगा, नहीं। हमने यहाँ पर जब बात कर रहे हो, जब हम लोग थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिसेप नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर वो टूट जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, मगर उसको रिसेप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, इट कांट बी रीमोल्डेड एंड रीसेप्ड इवन ऑन हीटिंग। अगर इसको हम लोग हीट कर रहे होंगे, न इसको हम लोग दोबारा एक नई आकार में डाल पा रहे होंगे। जैसे सपोज करो ये पेन था, अब इस पेन को मैंने हीट कर दिया, पेन को मैंने काफ़ी हीटिंग करी, और हीटिंग करने के बाद हम कुछ और बनाना चाह रहे होंगे, सपोज करो मैंने बना लिया। अगर मैंने बना लिया तो इसी को हम लोग कहते हैं रीमोल्डेड एंड रीशेप्ड, मतलब उसको नई आकार में बनाया। सपोज करो पेन से मैंने क्या बना लिया, पेन से मैंने सपोज करो ये बना दिया, ठीक है, ये पेन को मैंने हीट किया और ये बना दिया, स्केच कलर बना लिया हमने। कि अगर इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो हम कहेंगे इसको रीमोल्ड और रीशेप्ड कर पा रहे हैं। अगर इसको हम यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसको हीट करके हम लोग ये नहीं बना पा रहे, इसका मतलब हम इसको रीमोल्ड और रीशेप्ड नहीं कर पा रहे। रीशेप्ड का मतलब एक नई आकार देना, देखो ना, रीशेप्ड मतलब एक नई आकार देना, रीमोल्ड मतलब कि जब किसी भी पॉलीमर्स को हम लोग एक नई शेप और नई आकार ना दे पाएँ हीट करने के बावजूद भी, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहेंगे। मतलब कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं दैट कांट बी रीमोल्डेड एंड रीशेप्ड इवन ऑन हीटिंग। हीट करने के बावजूद भी उनको रीमोल्ड एंड रीशेप्ड नहीं किया जा सकता। दूसरी मजे की बात कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, अब इनकी मजे की बात सुनना, ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुत ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब अगर इनको हथौड़े से पीटा जाए तो क्या करते हैं, टूट जाते हैं। तो ये ब्रिटल होते हैं, क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्वेंट मतलब इनसॉल्युबल होते हैं। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसॉल्युबल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट याद करना चाहते तो कर लो, अच्छी बात है, मगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। पहली पॉइंट हो गई, पहली वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये मोर ब्रिटल एंड हार्ड होते हैं, ये लिख लो। तीसरी पॉइंट क्या लिख लो वहाँ पर कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ठीक है। तीसरी तो पॉइंट हो गई। फोर्थ जो पॉइंट है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट, और दूसरी यहाँ पर तो 3 पॉइंट जान लिया। अब आपको पता है कि जो आपने पॉलीमर्स इस्तेमाल करे, जैसे कि आपके पास कुर्सी है, जैसे आपके पास यहाँ पर अगर हम लोग बात प्लास्टिक की कुर्सियाँ आपके घर में डेफिनेटली होंगी। जैसे कि हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक स्विचेस आते हैं, जो आपके घर में स्विचेस लगे हैं, स्विचेस देख रहे हो, बोर्ड जो हैं, बोर्ड है वहाँ पर देखना कई बार क्या होती है कि जब लाइट बहुत तगड़ी हो रही थी चीज़ें वहाँ दग जाती हैं। अब वहाँ पर क्या होता है देखना, कई बार स्विचेस क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं।
ख़राब होने का मतलब वो जल जाती है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जा रही होती हैं। वहाँ देखना काले पड़ जाते हैं वो स्विचेस। मतलब कि जो स्विचेस होते हैं ना, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, वो इलेक्ट्रिक स्विचेस किस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं? वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। क्या उन स्विचेस को हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, अगर मान लो एक बार हमारे पास जो स्विच था वो लाइट वेट ज़्यादा आई, वो देखोगे कई बार क्या होता है, वो फ्यूज़ हो जाती है चीज़ें, वो बेकार हो जाती है, मेल्ट, हल्की फुल्की थोड़ी सी मेल्ट हो जा रही होती है वहाँ पर, लेकिन दोबारा इस तरीके से हार्ड हो जा रही होंगी, अगर उसको पीटोगे तो पता है वो टूट ही जाती है। कभी करके देखना कि जो स्विचेस होंगी अगर कभी वो थोड़ी बहुत मेल्ट हो रही होंगी हीट, जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग, उसको जब पीट रहे होगे तो वो टूट जाती हैं। अब टूट जाती है तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो ब्रिटल होते हैं। और दूसरी बात कि वो जो स्विचेस होते हैं उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि प्रेशर कुकर के अगर हैंडल्स ख़राब हो जाती हैं वहाँ पर, तो उस हैंडल्स को हम लोग दोबारा, जो प्लास्टिक लगा है उसको दोबारा हम लोग क्या करते हैं, लगवा रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि उसी प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल कर पाते हैं। मतलब कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं उनको दोबारा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक बार हम लोगों ने जितना चलाना था, जितने साल तक चलाना था वो चला लिया, एक बार इस्तेमाल कर लिया, जितने लंबे समय तक चलना था वो चल गया। अगर वो एक बार बेकार हो गया वो चीज़, उसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं। रीज़न क्या होते हैं? इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रिसाइक्लेबल और रीयूज नहीं कर पाते। इट कांट बी रिसाइकल एंड रीयूज्ड। इसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इसको दोबारा से रिसाइकलिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बारे में जाना है, इसको मोल्ड एंड रीशेप्ड कर नहीं सकते और ये हीट करने पर हार्ड हो जाते हैं। कौन? थर्मोसेटिंग। नाम से जानोगे तो समझ जाओगे। देखो थर्मोसेटिंग, टेम्परेचर देने पे सेट हो जाए, सेट हो जाने का मतलब हार्ड हो जाए, तो दैट मीन्स वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब दूसरी मजे की बात करते हैं यहाँ पर। अगर थर्मोप्लास्टिक की बात करोगे, थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा, इनको अगर हम लोग क्या करेंगे, हीट कर रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, इट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग। मतलब अगर यहाँ पर इसको हम लोग हीट कर रहे होंगे, जैसे कि आपको पता है कि बर्फ़ है, अगर आपको पता है कि यहाँ पर आइस है, आपको पता है कि यहाँ पर आइस है, बर्फ़ है, बर्फ़ पता है सॉलिड है, हमने कि अगर ये सॉलिड है, जाहिर सी बात ये सॉलिड है, हमने अगर बर्फ़ सॉलिड इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेंगे, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब ये सॉफ्ट हो गया। लिक्विड हो गया मतलब सॉफ्ट हो गया ना पहले से कंपैरिजन में। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास ये जो होते हैं थर्मोप्लास्टिक, ये क्या करते हैं, हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, हीट करने पर सॉफ्ट एंड मेल्ट हो जाते हैं, जबकि क्या हो जाते हैं, कूल करने पर हार्ड हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि ये लिक्विड है, अब पानी बन गया, दोबारा से इसको फ्रिज में लगा दो तो पता है फिर से ये हार्ड हो जाएगा। मतलब कि ये क्या होते हैं, कूलिंग करने पर हार्ड हो जाते हैं और हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब टेम्परेचर दोगे तो भैया ये सॉफ्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस तरीके से याद करने का था, और यहाँ पे तो सब चीज़ समझ में आ रहा। तो दूसरी बात तो ये तो मैंने बताया कि इसका मतलब जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल नेचर का मतलब भैया इसको हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, कूल करोगे तो हार्ड हो जाएगा। देखो थर्मोप्लास्टिक था, हीट किया सॉफ्ट हो गया, इसको कूल करोगे फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हार्ड हो जाएगा। तो जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। तो ये समझ में आया कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, वो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। मतलब कि अगर इनको एक बार आपने हीट किया वो हार्ड हो गए। अब अगर वो हार्ड हो गए, आप सोचते दोबारा अगर उसको हम लोग हीट कर देंगे दोबारा कुछ आएगा तो कुछ नहीं होगा भैया, उनका कुछ होने वाला ही नहीं है। मतलब अगर एक बार आपने उस चीज़ को बना दिया, आप दोबारा उसके ऊपर हीटिंग करो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। प्रेशर कुकर को देख लो, प्रेशर कुकर में आपको पता है बैकेलाइट इस्तेमाल करा जाता है, जो हैंडल्स होती है वहाँ पर बैकेलाइट इस्तेमाल करता है। इतनी टेम्परेचर पड़ती है तो क्या बताओ, प्रेशर कुकर का हैंडल पिघल जाता है, नहीं पिघलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको दोबारा से हम लोग उस पोजीशंस में नहीं लेकर जैसे पहले थे। इसका मतलब ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, समझ में है, ठीक है। दूसरी बात की मैंने यहाँ बताया कि
कैन बी रीमोल्डेड एंड रीशेप्ड। पॉलीथीन देखा है, पॉलीथीन बचपन में पॉलीथीन की क्या करते थे, आपने देखे होंगे या किए भी होंगे। पॉलीथीन जो होती थी उसको आप क्या करोगे, खूब आप उसको हीट कर दो, खूब करा दो, उसके हम लोग क्या करते थे, कंचे बनाते थे बचपन में। बचपन में जो पॉलीथीन होता है उसको क्या करते, बहुत ज़्यादा गर्म करते, गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर देते। ठंडा करने को थोड़ा सा गर्म होता है तभी उसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी तरीके से गोलियां बनाते, कंचे बनाते थे। अब वो कंचे बने तो दोबारा से अगर उसको हीट करो, दोबारा से देखना फिर से क्या हो जाएगा, फिर से मेल्ट हो जाएगा। प्लास्टिक से करके देख लेना, जो पॉलीथीन आती है ना उसको बहुत ज़्यादा हीट करो, देखो ना आसानी से मेल्ट हो जा रहा होता है। तो पॉलीथीन जो होता है और उसको कूल कर रहे होगे तो फिर से वो हार्ड हो जाएगा। तो क्या करके देख लेना, पॉलीथीन को पता है कि जब आप हीट करोगे तो पता है कि इजीली मेल्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब जब सॉफ्ट हो जाएगी आपको पता है कि जब उसको छोड़ दोगे ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे, आपको पता है वो हार्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो वो हमारे पास जो पॉलीथीन है वो थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन क्या, थर्मोप्लास्टिक्स। आसानी से यार समझ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पॉलीथीन में क्या करते हो, जब हीट करते हो तो पता है कि वहाँ पर मेल्ट हो जाती है, और जब उसको कूल कर दो तो वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो वही मैंने कहा कि जो पॉलीथीन है वहाँ पर क्या कहते हैं, इसको हम लोग रीमोल्डेड और रीशेप्ड कर सकते हैं। क्या करते हैं, इसको रीमोल्ड और रीशेप्ड कर सकते हैं, और इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि पहला बात कि ये इट कैन बी रीमोल्डेड एंड रीशेप्ड। और यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इतना करने के बाद, तो देखो पॉइंट वाइज मैं कर दूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो पहला तो ये, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसको ले लो, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसको ले लो, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसको ले लो, ठीक है। ये पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक। तीसरी पॉइंट ये हो जाएगी सर, ठीक है, और यहाँ पर तीसरी पॉइंट ये हो जाएगी। जो फोर्थ पॉइंट है मैंने क्या बताया कि यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा, इट कांट बी रिसाइकिल एंड रीयूज्ड। इसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जबकि इसकी जो फोर्थ पॉइंट बनेगी, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकिल, रीयूज एंड रिसाइकिल्ड। समझ में आया, इसको दोबारा इस्तेमाल भी कर पाएंगे और रिसाइकलिंग भी कर पाएंगे। दूसरी बात, ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। मैंने क्या होता है, ये मोर ब्रिटल होते हैं, ये मोर ब्रिटल होते हैं और ये लेस ब्रिटल होते हैं। ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये याद करो नहीं करो बट इतना तो पता होना चाहिए, ज़्यादा लेस ब्रिटल होते हैं, मोर ब्रिटल होते हैं। दूसरी मजे की बात कि जो थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर में जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स नहीं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं वो एडिशंस पॉलीमराइजेशंस के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं। मैंने क्या बोला कि थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड और फॉर्म्ड बाय द एडिशंस पॉलीमराइजेशंस। और दूसरी बात समझ में आया, और दूसरी बात कि यहाँ जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं कंडेंसेशंस पॉलीमराइजेशंस के थ्रू। अब एग्जांपल देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पर हमने कि ये जो हमारे पास होते हैं एडिशंस पॉलीमर्स, इनका जो स्ट्रक्चर होता है कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेस ब्रांचिंग होती है, लेस ब्रांचिंग होती, जबकि यहाँ पर क्या होती है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में हाईली ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है। हमने यहाँ पर क्या बताया कि इट हैज़ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी मजे की बात मैंने क्या बताई कि यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल में बैकेलाइट, जो कि मैंने बताया प्रेशर कुकर के हैंडल्स में इस्तेमाल करे जाते हैं। फिर मैंने एग्जांपल बताया, इसी बैकेलाइट को हम लोग पता क्या कहते हैं, बैकेलाइट को हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बैकेलाइट को ही हम लोग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक स्विचेस और प्रेशर कुकर के हैंडल्स में करा जाता है। लिख लो, बैकेलाइट का इस्तेमाल प्रेशर कुकर के हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस जो आती हैं उसमें इस्तेमाल करा जाता है। और मजे की बात होगी तो यहाँ पर आते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो तीन बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बैकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आया? तो ये किस में थे, ये किस में थे सर, ये थे हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है,
हमने क्या बताया कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इनमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारे पास थर्मोसेटिंग होते हैं, थर्मोसेटिंग देखो नाम में बताया, देखो थर्मोसेटिंग एस आ रहा है तो मतलब कि जब थर्मोसेटिंग हो तो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होगा, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल में यहाँ थर्मोप्लास्टिक में आपके पास पॉलीथीन आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल आता है, पैन स्टैंड्स फॉर पॉलीक्राइलोनाइट्राइल एंड पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पॉलीएथीन बोल लो, या फिर इसी में टेफ्लॉन कह दो, टेफ्लॉन कह दो, या फिर इसी में और भी हम बात कर ले तो यहाँ पर पॉलीप्रोपाइलीन भी कह दो, पॉलीप्रोपाइलीन। ये सब बहुत ही कॉमन एग्जांपल हैं जो कि आपको समझ में आ रहा है। पॉलीप्रोपाइलीन तरीका कैसे समझोगे, आपको पता कि मैंने यहाँ बताया कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं वो एडिशंस पॉलीमराइजेशंस के थ्रू ऑब्टेन करे जाते हैं, और एडिशंस पॉलीमर्स के एग्जांपल पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दे रखे हैं पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप देख लेना। एडिशंस पॉलीमर देखो, ऐसे पॉलीमर्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड शो कर रहे होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा होता है। ठीक है, सारी बातें बताया रखा है, तो दो मुझे महत्वपूर्ण जो बातें थी सारी मैंने बता रखी, एक बार नोट डाउन करना चाहता हो तो कर लो यार अच्छे से। ठीक है, सारी बता दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं यहाँ पर ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती, जबकि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, और क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं। पहली बात तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो होता है एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं एक हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं, हाईली ब्रांच, जिनकी ब्रांचिंग अच्छी खासी होती है। और यहाँ पर क्या होती है, इनमें ब्रांचिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि लेस ब्रांचिंग होती है। समझ में आया, एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लिया। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, और वो क्या है, तो ठीक यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं नोट डाउन किया तो कर लो यार, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट वाइज नोट डाउन करना, यहाँ पर थोड़ी सी हौच पौच हो गई है। ठीक, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ क्या लिख रखा है कि यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशंस में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, जो कि आपको प्रैक्टिस डैम श्योर करना चाहिए। यहाँ पर क्या मैंने बताया कि आपके पेपर में पूछता है कि गिवन पॉलीमर्स को अरेंज करना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बेसिस पर। अब ये समझ नहीं आता बच्चों को कैसे समझना मेरी बात, तो यहाँ पर देखो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बेसिस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर 4 प्रकार की क्लासिफिकेशंस करी गई है, जिसमें हम लोगों ने इलास्टोमर पढ़े, फाइबर्स पढ़े, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, आपको मैंने बताया कि फाइबर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। यही तो बताया मैंने, जो फाइबर्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, और इलास्टोमर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। इलास्टोमर में सर बेहद ही वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इसी के बीच में फाइबर्स और इलास्टोमर के बीच में ही जिन पॉलीमर्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कह सकते हो जो पॉलीमर्स लाई करते हैं उस पॉलीमर्स में कौन से आते हैं, वो आते हैं सर थर्मोसेटिंग, और कौन से आते हैं, थर्मोप्लास्टिक। तो फाइबर्स के बाद आता है हमारे पास थर्मोसेटिंग। जैसा कि पता कि थर्मोसेटिंग में जो है भैया वहाँ पर क्रॉस लिंकिंग हो रही थी, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो रही थी यहाँ पर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी खासी थी यहाँ पर, तो थर्मोसेटिंग इसके बाद आएगा थर्मोसेटिंग। ठीक है, और इसके जस्ट बाद कौन आएगा, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, तो ये दिमाग में होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए कि भैया पेपर में आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, तो फाइबर्स में होती है, देन आफ्टर थर्मोसेटिंग में होती है, देन आफ्टर थर्मोप्लास्टिक, देन आफ्टर ये। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे फाइबर्स, सेकंड नंबर पर थर्मोप्लास्टिक, और थर्ड नंबर पर थर्मोप्लास्टिक, और फोर्थ वन इज इलास्टोमर। तो ये तो ऑर्डर मैंने बता रखे, ठीक है, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक्स, और उसके बाद इलास्टोमर्स, ये सारी चीज़ें बता रखी। पेपर में ये बात तो चलो ठीक है, बच्चा समझ जाता है, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर में भैया आपके पास एग्जाम्पल दे देगा अरेंज करने की। तो फाइबर्स में मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, फोर्स काम करो, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सब चीज़ लिख रखा तो देख लेना।
यहाँ पर कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होते हैं? यहाँ पर मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा कि यहाँ पर मैं बताया डी इंट्रैक्शंस काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में होना चाहिए। और यहाँ पर क्या आता है कि इलास्टोमर्स में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वीकेस्ट फोर्स काम करते हैं, वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, मैंने बता दिया, ठीक है, दिमाग में रखना। तो यहाँ पर ये जो होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स लाइज बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर, तो ये पता होना चाहिए सर। सबसे पहले नंबर्स पर फाइबर्स आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा? इलास्टोमर्स आएगा। और इन बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स कौन आएगा? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो याद रहे, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग लाइज बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स, मतलब इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स के बीच में लाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने फाइबर्स में कौन कौन से देखे थे एग्जाम्पल, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पॉलीएमाइड्स में मैंने देखा था, यहाँ पर बात करा था मैंने नायलॉन 6 की बात करा था, नायलॉन 6 की बात किया था। इसी में नायलॉन 610 की भी बात आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखे, नायलॉन 610 की भी बात कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दूसरी बात बताई आपको, क्या बताया कि यहाँ पर दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि यहाँ पर टेरिलीन की बात करा, टेरिलीन की बात करा। और टेरिलीन का दूसरा नाम क्या था? डेक्रॉन था, मैंने आपको ये भी बताया। ये क्या है? ये जो टेरिलीन है, टेरिलीन एक पॉलीएस्टर है, मैंने आपको ये भी बताया, पॉलीएस्टर है। जबकि ये जो नायलॉन है एक पॉलीएमाइड है। ये बात समझ में आती है, नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि नायलॉन जो है, ये एक एग्जांपल हो गया नायलॉन 6 बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल कौन सा रहा? ये रहा टेरिलीन का। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग में मैंने कौन कौन से एग्जांपल बताई। थर्मोसेटिंग में आपको मैंने कौन कौन से एग्जांपल बताई? थर्मोसेटिंग में एग्जांपल मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने बहुत बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया आपको कि बेकेलाइट सबसे पहला बेकेलाइट। और बेकेलाइट का दूसरा नाम ही मैंने आपको बताया कि बेकेलाइट का आपको दूसरा नाम पता होना चाहिए सर, कि बेकेलाइट ही आते हैं। बेकेलाइट में क्या होते हैं? ये जो होता है बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। मैंने स्टार्टिंग बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं इसमें क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है। और यहाँ पर इसी बेकेलाइट का दूसरा नाम क्या है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। ये बात समझ में आती है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और इसी में तीसरी मैंने क्या कौन सी बताई कि मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, समझ में आ रहा सर? मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और तीसरी मैंने कौन सी बताई यहाँ पर? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये तीन बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो कि आपको एज इट इज प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है सर, समझ में आ रहा? थर्मोप्लास्टिक में सर बहुत सारे एग्जांपल हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे फेमस एग्जांपल सर पॉलीथीन। और आपको पता है कि पॉलीथीन में मेरे पास दो टाइप्स के पॉलीथीन आती हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा कौन सा आता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कि मेरा उसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन के बीच में आपको डिफरेंस बताएंगे, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉलीथीन हो गया। अब उसी के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर पीवीसी की बात करेंगे, पीवीसी हो जाएंगे, यहाँ पर पॉलीक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा। और यहाँ पर और बात करोगे तो यहाँ पर मेरे पास पॉलीप्रोपाइन हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलीन हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। और भी एग्जांपल की बात करोगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएंगे? टेफ्लॉन की बात कर लो, टेफ्लॉन भी हो जाएगा, ठीक है। टेफ्लॉन कहाँ है? तुम टेफ्लॉन की कोटिंग कहाँ करते हैं? नॉन स्टिक के जो पैन्स आते हैं वहाँ पर कर रहे होते हैं। कार की जब हम लोग कार की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे होते तो वहाँ भी कर रहे होते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल थे। और इलास्टोमर्स में मैंने आपको क्या बताया? इलास्टोमर में सर मैंने आपको क्या बताया, बता दो जरा मुझे। इलास्टोमर में बताया कि यहाँ पर आपके पास रबर आते हैं, रबर। और रबर में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर आपके पास ब्यूना एस आता है, यहाँ पर ब्यूना एस आता है, ब्यूना एन आता है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ नियोप्रीन का एग्जांपल बताया था,
और यहाँ पर गुट्टा पर्चा बताया था, गुट्टा पर्चा बताया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग रूट कैनाल में करते हैं, दूध डीके होता है तब वहाँ पर करते हैं। ठीक है, और नेचुरल रबर की बात करा था, नेचुरल रबर। ठीक है, तो ये थे सारी बातें, बेसिक बातें जो कि मैंने आपको बता दिया कि बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको अरेंजमेंट जो है ऑर्डर्स याद होना चाहिए। आई होप कि इस लेक्चर से बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, स्टिल कोई लगता डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।